चलिए हम देखते हैं साइंस के एनसीईआरटी क्लास 9 के पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ दिखते हैं। तो अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नजर आती है जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पदार्थ, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी भी एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान यानी आयतन घेरती हैं। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करते आ रहे हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है जिसे पंचतत्व कहा जाता है। ये पंचतत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है और आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुण, धर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार के वर्गीकृत किया है। इस आधार पर हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे और पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्ययन में हम पढ़ेंगे, आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। पहले देखें पदार्थ का भौतिक स्वरूप। इसमें पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में 2 विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह माना जाता था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की एक सतह होती है, परंतु अन्य विचारधारा यह माना जाता था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए इस एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं और ये सतत है या कण से बने हैं। देखते हैं क्रियाकलाप से। देखें तो 100 ml का बीकर ले और इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगाएं। इन दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें और जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए और क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया है? इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हम इन्हें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि इस सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपयुक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसे चित्र में दर्शाया गया है। उसके बाद दूसरा देखें पदार्थ है कि ये कण कितने छोटे होते हैं। फिर दूसरा क्रियाकलाप से देखें पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल दें और इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें और फिर इस प्रयुक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दें। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। और क्या जल अब भी रंगीन है? यहाँ दिया का अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर घोल का रंग हल्का होता जा रहा है और फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा यानी 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है और इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित हो रहे होते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिल रही है।
पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं और इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर देखें पदार्थ के कणों के अभिलक्षणीय गुण देखें। इसमें पहला देखेंगे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्रियाकलाप 1.1 और क्रियाकलाप 1.2 उनमें नमक, शर्करा, डेटॉल और या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो रहे हैं। और इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी में मिलाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। उसके बाद दूसरा देखें पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं। क्रियाकलाप से देखें तो अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे और इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना होगा। अब अगरबत्ती जला दे और क्या होता है, क्या दूर से ही इसकी सुगंध मिलती है। इसके परीक्षण करके नोटबुक में लिखें। फिर अगला क्रियाकलाप देखें। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लें। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद मिला दें। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें। अपने परीक्षणों को नोट कीजिए। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद अपने क्या देखा, शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगाते हैं। फिर 1.5 क्रियाकलाप में देखें। 1 गिलास गर्म पानी से एक और दूसरा ठंडे पानी में भरे गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का 1 क्रिस्टल डालें और 1 घोल रख दें। हिलाएं नहीं और क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है। समय बीतने पर क्या होता है और इससे ठोस द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है। क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप जैसे 1.3, 4 और 5 में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें तेज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। उपयुक्त तीनों क्रियाकलाप में हमने देखा है कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्रियाकलाप से देखते हैं। 1.6 क्रियाकलाप में देखें तो इस खेल को एक मैदान में खेले और आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखला बनाए। पहला समूह अर्धमिश्र में नर्तकों की तरह एक दूसरे को पीछे से कसकर पकड़ लें और दूसरा समूह एक दूसरे के हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे से छूकर ही एक श्रृंखला बनाए। अब चौथा समूह उपयुक्त बढ़ने तो तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे समूहों में बांटने का प्रयास करें। किस समूह को तोड़ना आसान है और क्यों। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो इस समूह के कण ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। क्रियाकलाप 1.7 देखें तो एक लोहे के कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लें और इन पर हथौड़ा मार कर काट कर या खींच कर उसे भंगुर करने का प्रयास करें और तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर 1.8 क्रियाकलाप देखें। एक थैली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। क्या जल की सतह कटती है। जल की सतह न कटने का कारण क्या कारण है। तो प्रयुक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है और यह बल कणों को एक साथ रखता है और आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थों में अलग अलग होते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ है कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू
और पानी, इत्र की सुगंध। फिर दूसरा है निम्नलिखित परीक्षणों का कारण बताइए। गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से हैं ये आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे पानी की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। और स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है और इससे पदार्थ का कौन सा गुण परीक्षित होता है। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं देखें, अपने आसपास के पदार्थों पर ध्यान दें और ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ को ये अवस्थाएं उसकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। जब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाएं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, देखते हैं ठोस अवस्था देखें, क्रियाकलाप से देखते हैं 1.9 के क्रियाकलाप से। तो निम्नलिखित वस्तुओं के एकत्र करें। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखाचित्र बनाइए। और क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन है। और इन पर हथौड़ा मारे, खींचने या गिराने ऐसे क्या होता है। और क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है। बल लगाकर इसे संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है। उपयुक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन यानी निगण्य संपीड़ितता होती है। बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। रबर बैंड को क्या माना जाएगा। क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है। क्या ये ठोस है। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने का चीनी और नमक इन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है। स्पंज क्या है। यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। क्यों। ये सभी ठोस ही है क्योंकि बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है और बल हटा देने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। और स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिसमें वायु का समावेशन होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वे वायु बाहर निकलते हैं और इससे इनका संपीड़न संभव होता है। द्रव्यावस्था देखें, क्रियाकलाप 1.10 देखें। तो निम्नलिखित वस्तु को एकत्र करें। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला के एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml का निशाना लगा दें और इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा। और किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तन में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है। द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने का क्या यह आसानी से बहता है। परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। जिससे बर्तन में इन्हें रखा जाए तो वे उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा है कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैस से विसरित होकर जल में घुल जाती है। यह गैस विशेषतः ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं तथा पौधों के लिए अनिवार्य होती है। सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह से हम यह निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होती है। गैसीय अवस्था देखें
तो आपने कभी गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है, जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है, और उससे पता लगाइए कि ये सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। इससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप 1.11 देखें तो 100 ml की 3 सिरिंज ले और उनके सिरे को रबर की कॉर्क से बंद कर दे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, और सभी सिरिंजों के पिस्टन को हटा दे और पहली इस सिरिंज में हवा रहने दे, दूसरी में जल और तीसरी में चौक के टुकड़े भर दें। पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं और सिरिंज के पिस्टन की गतिशील आसान करने के लिए उस पर थोड़ा वैसलीन लगा दें, और अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर स्पीडित करने का कोशिश करें। हमने देखा है कि ठोस उसके बाद आपने क्या देखा है और किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर जाता है, और अपने परीक्षणों से आपने क्या अनुमान लगाया है। तो हमने देखा है कि ठोसों एवं द्रवों के तुलना में गैसीय एक स्पिंडता काफ़ी अधिक होती है, और हमारे घरों में खाना बनाने में उपयोग किए जाने वाले द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में स्पीडित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में स्पीडित प्राकृतिक गैस यानी CNG का उपयोग होता है। स्पीडता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस का अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है और एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम ये जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचाती है? खाना की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं और रसोई में फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रवों के विसरण से करें और कणों की तेज गति एवं अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अधिनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस से कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनाता है। प्रश्न है, किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर आयतन या द्रव्यमान या आयतन। बढ़े हुए घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। दूसरा के यह पदार्थ के विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। बी है, निम्नलिखित पर टिप्पणी करें। दृढ़ता, संट्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गति, ऊर्जा एवं घनत्व। तीसरा है, कारण बताएं। गैसीय पूरी तरह गैसीय पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। और बी है, गैसीय बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। सी है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। डी है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कराटे में दक्ष होना पड़ता है। चौथा, सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। पता लगाइए कि ऐसा क्यों होता है। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो देखते हैं। अपने परीक्षणों से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकती है, जैसे ठोस, जैसे बर्फ, द्रव जैसे जल एवं गैस जैसे जलवाष्प। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तापमान परिवर्तन का प्रभाव देखिए। क्रियाकलाप से देखते हैं। 1.12 के क्रियाकलाप। एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा ले एवं चित्र अनुसार इसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दे कि थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू
रहा हो और धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू कर दे। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर ले और जब संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव्य अवस्था में होने वाले परिवर्तन में परीक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें और हिलाए हुए गर्म करें और जब तक जल उबलना लगे और थर्मामीटर की माप पर बराबर नजर रखे रहें जब तक कि अधिकतर जल वाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन में परीक्षण को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं और ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अत्यधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगती है। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाती है जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाती है वह इसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। बर्फ का गलनांक 273.15 के है और गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संलग्न भी कहते हैं। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान सामान्य रहता है, ऐसे में ऊष्मीय ऊर्जा कहा जाता है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा कि गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता। बीकर को ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूंकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ अवशोषित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त की अभिप्राय छुपी हुई से है और वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 के पर जल के कणों की ऊष्मा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल में उष्णीय ऊर्जा लेते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में तेजी इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं और इस तापमान पर द्रव्य गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उससे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव्य के सभी गुणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 बराबर 373 के है। और क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इससे उसी तरह परिभाषित कीजिए जिससे हमने संलग्न की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित किया है। 373 के यानी 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात ऊष्मा के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। अतः हम यह कह सकते हैं कि तापमान बदलकर पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल देती है। हमने सीखा है कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव अवद्रव्य से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। क्रियाकलाप 1.13 देखें। थोड़ा सा कपूर लें और इसे चूर्ण करके चीनी की प्याली में डाल दें और एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें और इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें जैसे चित्र में दर्शाया गया है। और अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान दें
उपयुक्त क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को उर्वपातन कहते हैं, और गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। दाब परिवर्तन का प्रभाव देखें, हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों के विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होता है, और क्या इनके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है? दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल जाती है। क्या आपने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर हो तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस द्रव और गैस दाब और तापमान के द्वारा तय होती हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें, जैसे 300 के और 573 के हैं। उसके बाद निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था पर बदलें। 250 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? और उसके बाद वायुमंडल गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वाष्पीकरण देखें, पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या आपने दैनिक जीवन में ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुंचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ दें पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं, और इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या होता है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में उच्च सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गति ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक के कम तापमान पर द्रव्य के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक देखें तो इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। तो एक परख नली में 5 मिलीलीटर जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें, और खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उससे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। उसके बाद खुली चीनी मिट्टी के प्याली में 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें और उस कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को नोट करें और बारिश के दिन भी इस क्रियाकलाप को करने के प्रेक्षण करिए और प्रेक्षण लिखिए इसमें। और वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर अब हम जानते ही हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है और सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला सकते हैं। तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु के एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होते हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति में वृद्धि, हम जानते हैं
हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जल वाष्पीकरण वायु के साथ उड़ जाते हैं और इससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कारण आपकी हथेली या उसके आसपास के ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त वाष्मा गर्म सतह को शीतल बनाती है। क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, जिससे हमें शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं और वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाते हैं। चूंकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इससे अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्द ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाता है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? गर्मियों में घड़े का जल क्यों होता है? और गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? और एसीटोन या पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों होती है? कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्द क्यों पी लेते हैं? और गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? हमने क्या क्या सीखा है? तो द्रव सूक्ष्म कणों से मिलकर बनते हैं। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं: ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होते हैं, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती है। ठोसों के लिए उनके कणों की अवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल और अस्खलित हो सकती हैं। गैसें में कोई क्रम नहीं होती और इनके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंतः परिवर्तन होती है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ऊर्ध्वापातन प्रक्रम में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाता है और निक्षेपण प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, जिसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था में वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर और उनके बीच परस्पर आकर्षण बल को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देती हैं। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है: सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति।
गति है और वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो एक केजी द्रव्य को वायुमंडलीय दाब और द्रव्य के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग करती है। उसके बाद संलग्न की गुप्त ऊर्जा की वह मात्रा है जो एक केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर लगने के लिए प्रयोग होती है। कुछ मापने योग्य राशियों और उनके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होने चाहिए। तापमान का मात्रक है केल्विन, प्रतीक है के है। लंबाई का मात्रक मीटर है और प्रतीक है एम। संहति का मात्रक है किलोग्राम और उसके बाद प्रतीक है केजी। और उसके बाद भार का मात्रक है न्यूटन और उसके बाद प्रतीक है एन। आयतन का मात्रक है घन मीटर और उसके बाद प्रतीक है उसका एम क्यू है। घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति घन मीटर है और प्रतीक है केजी एम क्यू है माइनस क्यू है। उसके बाद दाब का मात्रक है पास्कल और प्रतीक है पीए।